दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इथेरियम को लेकर। एंड इथेरियम के बारे में डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी के बीच में भी कंसर्न है, क्या इथेरियम परफॉर्म करेगा भी या फिर नहीं। क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स के लिए यहाँ पर इथेरियम का परफॉर्म करना ज़रूरी है। जहाँ पर लास्ट 2 ईयर से इथेरियम हमें एक शिटकॉइन की तरह परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बिटकॉइन पंप करता है तो इथेरियम यहाँ पर लैग कर रहा है। अगर बिटकॉइन 1 से 2% भी करेक्शन ले लेता है तो इथेरियम के अंदर हमें 4 to 5% का करेक्शन देखने मिलता है। जबकि यहाँ पर हर साइकिल के अंदर हमने क्या देखा है कि बिटकॉइन जितना परसेंट पंप कर रहा है या तो उतना परसेंट का हमें गेन देखने मिलता है इथेरियम के अंदर, या इथेरियम हमें आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। लेकिन लास्ट 2021 के बाद ये सिचुएशन यहाँ पर हमें इथेरियम के साथ देखने नहीं मिल रही। बिटकॉइन पंप कर रहा है, या तो इथेरियम एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा होगा या फिर इथेरियम के अंदर हमें बहुत कम परसेंटेज से रिकवरी देखने मिलेगी। आज इस वीडियो के एंडिंग के अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाने वाली है कि इथेरियम के अंदर हम क्या सिचुएशन यहाँ पर अभी के टाइम पर देख रहे हैं और क्या यहाँ पर इथेरियम परफॉर्म करेगा भी या फिर नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम डेकल जाते हैं स्कैन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो अपने पास इस चार्ट के अंदर बॉटम के अंदर बिटकॉइन का चार्ट है, साथ में यहाँ पर हमने इथेरियम के चार्ट को ऐड करके रखा है। अगर हम यहाँ पर मार्च 2024 को देखते हैं तो ये वो टाइम रहता है बिटकॉइन के लिए जहाँ पर बिटकॉइन $74,000 के ऊपर पीक करता है। सेम टाइम पर इथेरियम के अंदर हमें न्यू हाई देखने मिलता है $4,100 के ऊपर। एक बार फिर से बिटकॉइन इसी रेंज के अंदर आता है जहाँ पर इथेरियम के अंदर हमें सेम टाइम के अंदर एक बार फिर से रिजेक्शन देखने मिलता है। अगर हम करंट सिचुएशन में देखते हैं जहाँ पर बिटकॉइन आ चुका है अपने न्यू ऑल टाइम हाइज के ऊपर, लेकिन इस टाइम फ्रेम के अंदर भी इथेरियम अपने उसी लेवल से रिजेक्ट करता है जिस लेवल से लास्ट 1 ईयर के अंदर हम मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पर इथेरियम के अंदर देखते हैं सो अपने पास ये वो रेजिस्टेंस एरिया है, ये रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पर 2021 के अंदर इथेरियम रिजेक्ट कर चुका है बुल मार्केट के अंदर। 2021 नवंबर के अंदर एक बार फिर से इथेरियम इसी जोन से रिजेक्ट करता है जिस जोन से हम लास्ट 1 ईयर के अंदर मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट कर चुके हैं। सो इथेरियम के लिए $4,000 $4,100 का ये वो ट्रेजेक्ट्री है जिसके अंदर अपने पास सेलिंग प्रेशर है। अब यहाँ पर अगर हम इथेरियम के चार्ट को बिटकॉइन के साथ कंपेयर करते हैं तो बिटकॉइन के अंदर हम क्या देख रहे हैं, 2021 के बाद सेम यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस एरिया देखने मिलता है जहाँ से मल्टीपल टाइम्स बिटकॉइन रिजेक्ट करता है। लेकिन ये वो टाइम रहता है नवंबर 2024 का जिस टाइम के बाद बिटकॉइन अपने लास्ट 4 ईयर्स के रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके हमें पंप करता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर हम बात करने लगे किस टाइम पर बिटकॉइन अपने लास्ट 4 ईयर्स के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। क्या यहाँ पर हम इथेरियम के अंदर भी उसी प्रकार की सिचुएशन को विटनेस कर सकते हैं? दोस्तों यहाँ पर अगर हम इथेरियम में देखते हैं तो अभी के टाइम पर हमें इथेरियम के अंदर असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन देखने मिल रही है जहाँ पर 2022 जुलाई के बाद से प्राइस अपने अप ट्रेंड के अंदर है। साथ ही में ये वो रेजिस्टेंस जोन है जिसमें 2021 के बाद से इथेरियम रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ पर हमें असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन देखने मिल रही है इथेरियम के लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर। अब असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर हम क्या देखते हैं, अगर प्राइस पंप हो रहा है एंड प्राइस एक स्पेसिफिक जोन से रिजेक्ट कर रहा है एंड एक बार फिर से यहाँ पर बुल्स अटेम्प्ट करते हैं उस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने का, लेकिन एक बार फिर से उसी रेंज से यहाँ पर प्राइस रिजेक्ट करता है। एक बार फिर से यहाँ पर बुल्स अटेम्प्ट करते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया जाए, लेकिन बेयर्स की तरफ से यहाँ पर प्राइस को डंप किया जाता है जहाँ पर एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस करेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने मिल रहा है कि एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एरिया जहाँ से प्राइस हर बार रिजेक्ट कर रहा है एंड सेम टाइम के अंदर प्राइस के अंदर हमें हायर लोस की स्ट्रक्चर देखने मिल रही है। अगर यहाँ पर हायर लोस के स्ट्रक्चर देखने मिले और एक स्पेसिफिक रेंज एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जोन से प्राइस रिजेक्ट कर रहा है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर बुल्स की स्ट्रेंथ तो है, लेकिन एक ऐसा जोन है जहाँ पर सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा है जिस वजह से प्राइस रिजेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर जितने ज़्यादा बार बुल्स की तरफ से रेजिस्टेंस के ऊपर अटेम्प्ट किया जाएगा उतनी ही पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो रेजिस्टेंस एरिया नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ब्रेक हो जाए। दोस्तों यहाँ पर हम एक दिन एक हफ्ते या फिर एक महीने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम लास्ट 4 ईयर्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमें इथेरियम के लास्ट 4 ईयर्स के चार्ट में असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन देखने मिल रही है। अगर हम यहाँ पर एक बार फिर से बिटकॉइन के चार्ट को ऐड करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन ने किस टाइम पर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, ये समझना हम सभी के लिए ज़रूरी है। 2021 के अंदर जहाँ पर बिटकॉइन रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्ट करता है, अगर हम यहाँ पर मार्क करते हैं तो ये फर्स्ट रिजेक्शन रहता है बिटकॉइन के लिए, जिसके बाद इस रेजिस्टेंस जोन से सेकेंड टाइम बिटकॉइन रिजेक्ट करता है 2021 नवंबर के अंदर जो कि बुल साइकिल का टॉप रहता है। सेम रेजिस्टेंस जोन से बिटकॉइन यहाँ पर रिजेक्ट करता है थर्ड टाइम 2024 मार्च के अंदर।
इसी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से एक बार फिर से बिटकॉइन यहाँ पर रिजेक्ट करता है जून 2024 के अंदर। एंड अगर हम यहाँ पर जुलाई 2024 की बात करते हैं तो ये वो टाइम रहता है जहाँ पर फिफ्थ टाइम बिटकॉइन लास्ट 4 इयर्स के रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्ट करता है। लेकिन ये वो टाइम रहता है जहाँ पर फिफ्थ टाइम प्राइस रिजेक्ट करता है, जिसके बाद बिटकॉइन $48,000 से $1 लाख के ऊपर जाता है, 120% का हमें इंक्रीमेंट मिलता है। और ये वो टाइम रहता है जहाँ पर सिक्स अटैम्प्ट के अंदर बिटकॉइन अपने असेंडिंग ट्रायंगल के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट के पहले अगर हम फिफ्थ रिजेक्शन की बात करते हैं तो इस टाइम पर बिटकॉइन के अंदर हमें 29% का करेक्शन देखने मिलता है। अगर हम इथेरियम की बात करते हैं जहाँ पर हमें इथेरियम के अंदर फर्स्ट टाइम रिजेक्शन देखने मिलता है 2021 के अंदर, सेकेंड टाइम हमें रिजेक्शन देखने मिला था नवंबर 2021 के अंदर, थर्ड टाइम हमें रिजेक्शन देखने मिला था यहाँ पर मार्च 2024, उसके बाद मई 2024। एंड अगर हम हाल ही के अंदर देखें तो जिस टाइम पर बिटकॉइन अपने न्यू हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है ये वो टाइम रहता है जहाँ पर फिफ्थ टाइम इथेरियम अपने लास्ट 4 इयर्स के रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्ट करता है। अगर हम बिटकॉइन के अंदर देखें तो फिफ्थ रिजेक्शन के टाइम पर बिटकॉइन के अंदर हमें 29.22% का करेक्शन मिलता है। अगर हम इथेरियम के अंदर मेजर करते हैं तो अभी के टाइम पर इथेरियम के अंदर हमें 29.33% का करेक्शन देखने मिल चुका है। अब यहाँ पर इथेरियम के अंदर अगर हम स्विंग हाई से स्विंग लो को मेजर करते हैं फिबोनाची के अंदर तो उसमें यहाँ पर हमें एक लमसम आइडिया मिलता है कि किस रेंज के ऊपर इथेरियम का सस्टेन करना ज़रूरी है यहाँ पर मार्केट के बुलिश सेंटीमेंट के लिए। तो 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि इथेरियम के लिए 3100 यूएसडी के ऊपर निकल कर आ रहा है, जिसको इथेरियम ने यहाँ पर अपसाइड की तरफ ब्रेक किया था 18 नवंबर 2024 को। अब यहाँ पर अगर हम फिबोनाची को स्विंग हाई से स्विंग लो तक मेजर करते हैं बिटकॉइन के अंदर, अगर मार्च 2024 के हाईज को अगस्त के लो से मेजर करते हैं तो ये वो टाइम रहता है 23 सितंबर का, जिस टाइम पर बिटकॉइन अपने फिबोनाची के 50% रिट्रेसमेंट लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, जिसके बाद लगभग हम 28 डेज तक 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर ट्रेड करते हैं। सो बिटकॉइन के फाइनल ब्रेकआउट के पहले यहाँ पर मार्केट लगभग एक महीने तक 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर ट्रेड करता है। अगर हम इथेरियम में देखते हैं जहाँ पर इथेरियम के अंदर अभी के टाइम पर जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिबोनाची के 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर इथेरियम ट्रेड कर रहा है। अगर हम मेजर करते हैं तो जिस टाइम पर रेजिस्टेंस से हमें रिजेक्शन मिलता है उसके बाद लगभग इथेरियम को लास्ट 35 डेज हो चुके हैं जहाँ पर इथेरियम 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि स्टिल यहाँ पर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। अगर 50% रिट्रेसमेंट लेवल को मार्केट ब्रेक कर देता है तो प्राइस के अंदर हमें क्रैश देखने मिलता है, जिस प्रकार का क्रैश हम मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं लास्ट 1 ईयर के अंदर, राइट। सो इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर इथेरियम के लिए सिक्स अटैम्प्ट के अंदर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी इसलिए भी बन जाती है जिस प्रकार से बिटकॉइन ने फिफ्थ अटैम्प्ट के टाइम पर 29% का करेक्शन लिया, जो कि अभी के टाइम पर हम इथेरियम में देख सकते हैं 29% का करेक्शन अभी के टाइम पर हमें देखने मिला है। वहीं अगर हम बिटकॉइन के अंदर वॉल्यूम साइड से देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जिस टाइम पर बिटकॉइन मार्च 2024 के बाद 3 बार रेजिस्टेंस सीरीज से रिजेक्ट होता है, ये वो टाइम रहता है जहाँ पर वॉल्यूम के अंदर हमें किसी प्रकार का इंक्रीमेंट देखने नहीं मिलता। इवन हमें वॉल्यूम प्रीवियस हाई के नीचे देखने मिलता है। सो यहाँ पर वॉल्यूम नहीं होने की वजह से बिटकॉइन भी अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नवंबर 2024 को देखें, ये वो टाइम रहता है जहाँ पर वॉल्यूम के अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने मिलता है और लास्ट 1 ईयर के हाईज को वॉल्यूम अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है। तो वॉल्यूम जितना मार्केट के अंदर आता है ये टाइम रहता है जहाँ पर सिक्स्थ अटैम्प्ट के अंदर बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देता है। एंड अगर हम फिफ्थ अटैम्प्ट के रिजेक्शन के लोस को हाईज तक मेजर करते हैं तो बिटकॉइन के अंदर हमें 120% का इंक्रीमेंट देखने मिलता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस ब्रेक कब होता है? जब मार्केट के अंदर वॉल्यूम अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक करता है, जो कि यहाँ पर देखा जा सकता है। वहीं अगर हम यहाँ पर चार्ट में इथेरियम के वॉल्यूम को ऐड करते हैं दोस्तों, लास्ट 1 ईयर के अंदर जितनी बार भी इथेरियम अपने रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट हुए उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम वॉल्यूम को ट्रैक करते हैं, जहाँ पर मार्च 2024 के अंदर जितना वॉल्यूम हमें देखने मिलता है रेजिस्टेंस के ऊपर उतना ही वॉल्यूम हमें देखने मिलता है जून 2024 के अंदर, जिस टाइम पर इथेरियम एक बार फिर से रेजिस्टेंस से रिजेक्ट करता है। एंड अगर हम यहाँ पर करंट सिचुएशन में देखें तो लास्ट 1 ईयर के अंदर इथेरियम में हमें उतना ही वॉल्यूम देखने मिल रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर जितना कि हम मार्च 2024 के टॉप के ऊपर देख चुके हैं। यहाँ पर हमें वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट देखने नहीं मिल रहा, जिस वजह से इथेरियम को फिर से हमें उसी रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट करता हुआ नजर आया। लेकिन एक बार फिर से इस बात का ध्यान रखें, जिस प्रकार से सिक्स्थ अटैम्प्ट के अंदर
यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर वॉल्यूम राइज हुआ, जिस वजह से बिटकॉइन यहाँ पर 6 अटेम्प्ट के अंदर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाया। तो इथेरियम के अंदर भी इस बात की पॉसिबिलिटी बन जाती है, जिस प्रकार से यहाँ पर हमें लास्ट 2 ईयर से हायर लोस के स्ट्रक्चर देखने मिले और लास्ट 4 ईयर से एक ही रेजिस्टेंस जोन से इथेरियम मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम इथेरियम की बात करते हैं, अगर हम इथेरियम के मंथली टाइम फ्रेम के अंदर स्टोकेस्टिक आरएसआई को देखें, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अभी के टाइम पर जहाँ पर इथेरियम अपने असेंडिंग ट्रायंगल के रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वहीं पर मंथली स्टोकेस्टिक आरएसआई के अंदर हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने मिला था नवंबर 2024 के अंदर। जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टिल यहाँ पर स्टोकेस्टिक आरएसआई अपने अप ट्रेंड के अंदर है। अब यहाँ पर अगर हम लास्ट 4 ईयर्स में देखें, तो फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर इथेरियम अपने रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्ट करता है, उस टाइम पर हमें स्टोकेस्टिक आरएसआई के अंदर बेरिश क्रॉसओवर देखने मिलता है, जिसके बाद यहाँ पर हमें रिजेक्शन देखने मिलता है प्राइस के अंदर। वहीं अगर हम सेकंड रिजेक्शन के टाइम पर देखें, तो एक बार फिर से यहाँ पर देखा जा सकता है कि इस टाइम पर भी स्टोकेस्टिक आरएसआई अपने डाउन ट्रेंड के अंदर रहती है। अगर हम यहाँ पर मार्च 2024 की बात करते हैं, तो इस टाइम पर स्टोकेस्टिक आरएसआई के अंदर हमें बेरिश क्रॉसओवर देखने मिलता है, जिसके बाद प्राइस के अंदर हमें डिक्लाइन देखने मिलता है। लेकिन अभी के टाइम पर इथेरियम अपने फाइनल ब्रेकआउट के पहले यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश क्रॉसओवर कर चुका है। लास्ट 4 ईयर्स के अंदर जब भी यहाँ पर हम रेजिस्टेंस के ऊपर थे, उस टाइम पर हमें बेरिश क्रॉसओवर देखने मिल रहा था लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर। अब यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर हमें इथेरियम के अंदर बुलिश क्रॉसओवर मिल चुका है स्टोकेस्टिक आरएसआई के अंदर, वहीं असेंडिंग ट्रायंगल के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए वॉल्यूम का अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक करना जरूरी है। एक बार फिर से जब भी इथेरियम अपने रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, तो वहाँ पर जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी बन जाती है कि 6th अटेम्प्ट के अंदर जिस प्रकार से बिटकॉइन ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसी प्रकार से यहाँ पर इथेरियम भी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके हमें न्यू हाइज के ऊपर जाता हुआ नजर आए। साथ ही में हमें तब तक मार्केट के अंदर बेरिश होने की जरूरत नहीं है जब तक कि इथेरियम अपने 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इथेरियम के लिए निकल कर आता है 3100 यूएसडी के ऊपर। अब यहाँ पर कंपैरिजन के अंदर दोस्तों इस बात का कोई मतलब नहीं बनता कि एक एसेट ने कितना परसेंट ड्रॉप किया, दूसरे एसेट के अंदर उतना ही परसेंट का ड्रॉप मिलेगा, वो जरूरी नहीं है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन के अंदर देखें, तो बिटकॉइन के अंदर हमें 5th अटैम्प्ट के लो से हाइज तक लगभग 120% की बिटकॉइन के अंदर रैली देखने मिली थी। वहीं पर अगर हम इथेरियम के अंदर कंसिडर करके चलते हैं कि अगर इथेरियम भी यहाँ पर अपने 5th अटैम्प्ट के लो से 120% की रैली करता है, तो ये कहाँ तक शूट कर सकता है, तो 120% जो कि इथेरियम के लिए निकल कर आता है 6300 यूएसडी के ऊपर। तो ये एक लमसम आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इथेरियम इसके ऊपर भी जा सकता है, इसके नीचे तक भी यहाँ पर शूट कर सकता है, ये तो हमें आने वाले वक्त में पता लगेगा जिस भी टाइम पर इथेरियम अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। लेकिन एक लमसम आइडिया कि यहाँ पर इथेरियम के पहले जब बिटकॉइन ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो हमें कितने परसेंट की बिटकॉइन के अंदर रैली देखने मिली। बाकी इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी चार्ट्स को लेकर डिस्कस किया है, इन सभी के अपडेट्स हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहेंगे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी चले रखते हैं आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।